जी के चरणों में कृतज्ञता पूर्वक वंदन करता हूँ। सनातन संस्था एवं हिंदू जनजागृति समिति की ओर से धर्म संवाद के इस विशेष कार्यक्रम में मैं कार्तिक सालुंके आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बंधुओं, पिछले कुछ दिनों से हमने धर्म संवाद के इस कार्यक्रम में धर्म विज्ञान यह मालिका प्रारंभ की है। इसमें हमने कल भारत में खगोल विज्ञान का शास्त्र क्या है, खगोल विज्ञान कितना प्रगत अवस्था में हमारे भारत में था, ये हमने समझ कर लिया। आज भी हम इसी विषय को आगे लेकर जाने वाले हैं। भारत में खगोल विज्ञान के बारे में और क्या जानकारी था। प्राचीन खगोल विज्ञान के बारे में भारत का योगदान किस प्रकार से था, इसके बारे में आज हम समझ कर लेने वाले हैं। हमारे साथ हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी उपस्थित हैं। नमस्कार सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी। नमस्कार कार्तिक जी। मेरा अगला प्रश्न सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी आपसे ये है कि खगोल शास्त्र के ज्ञान के लिए अंतरिक्ष तथा ग्रह का अध्ययन करना पड़ता है, और भारत के प्राचीन काल में अगर देखते हैं तो खगोल शास्त्रियों के जो सिद्धांत है तो अंतरिक्ष का पूरा ज्ञान उन्हें था। तो ऐसे लगता है कि यह ज्ञान प्राप्त करने के लिए उस समय में वेधशालाएं थी क्या, तो इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। कार्तिक जी, आपने ये बहुत महत्व का प्रश्न पूछा है कि प्राचीन काल में खगोल शास्त्रीय सिद्धांत हो या अंतरिक्ष का पूर्ण ज्ञान हो या वेधशालाएं है, तो उसमें हमारे ऋषि मुनि बहुत प्रगत थे, उनका अनुसंधान काफ़ी था। आज उसके बारे में संक्षेप में बताना चाहूँगा। तो सबसे महत्व की बात क्या थी कि उस समय भी वेधशालाओं की आवश्यकता उन खगोल शास्त्रियों को, हमारे ऋषि मुनियों को लगी थी, क्योंकि आकाश में जो स्थित ग्रह नक्षत्र है उसके जो प्रभाव है वो धरती के वातावरण पे होता है, प्राणियों पे होता है, वनस्पतियों पे भी होता है, और ऋतु परिवर्तन जो होता है उस पर भी उसका प्रभाव हमें दिखाई देता है। तो हमारे जो प्राचीन काल के जो मनुष्य थे उन्हें इस संबंध में अध्ययन करने की आवश्यकता लगी, उन्हें अधिक खोज करने का विचार उनके मन में आया और उन्होंने वैसे निश्चय किया। तो इसलिए सर्वप्रथम हम यह जान लेंगे कि आकाश में जो घूमते ग्रहों की स्थिति है उसको कैसे समझा जाए, या कब, कहाँ या किस स्थिति में यह ग्रह होते हैं, यह जानने की इच्छा उनके मन में निर्माण हुई। अब यह कार्य आरंभिक दिनों में लंबी जो नलिकाओं होती उसके सहारे से निरीक्षण करके ये होता था। हमने इससे पहले दूरबीन का जो उल्लेख हमारे धर्म ग्रंथों में आया है उसके संदर्भ में जान लिया है। इस दूरबीन के द्वारा जो निष्कर्ष उस समय निकलते थे उसके आधार पर ग्रह गणितों की अनेक विधियां उस समय उन्होंने निर्माण किया था, और उसके उपरांत जो गणितीय आधार पर ही उनकी ग्रहों की गति के बारे में अनुमान लगाकर उनका आगे आगे चल रहा था। पर उनके क्या ख्याल में आया कि ऐसे गणितीय आधार पर आगे जाते जाते बहुत समय वो ग्रहों की स्थिति उसके जैसी, उसके समान स्थित नहीं होती थी, और कई बार गणित का जो निष्कर्ष आता था वो ग्रहों की स्थिति के संदर्भ में सही नहीं दिखाई देता था। ग्रहों के उदय या अस्तों में कभी कभी घंटे नहीं तो फिर दिनों का भी अंतर पड़ने लगा था। तब इन खगोल शास्त्रियों को नए नए गणितीय आधार बनाने की प्रक्रिया निर्माण करने की आवश्यकता पड़ी। उन्होंने नए नए सूत्र, या जिसको हम फॉर्मूले कहते हैं, यह खोजे, नए सूत्र अपनाए, और उन्होंने ग्रहों की गति के बारे में अपना अध्ययन शुरू रखा। अब इसका कारण यही था कि पृथ्वी की तरह यह जो सौर मंडल के अन्य ग्रहों की चाल है, उन चाल का जो नापतोल है वो पृथ्वी के घड़ियों के अनुपात में सही नहीं हो पा रहा था, और 1-2 वर्ष में ही ऐसी आवश्यकता पड़ने लगी थी कि फिर ग्रह और नक्षत्रों का आंखों से प्रत्यक्ष निरीक्षण किया जाए, उनकी स्थिति, उसका उदय अस्त प्रत्यक्ष देखा जाए, और उसका जो वर्तमान उनकी कालगणना थी उससे उसका जुड़ाव या उसका अनुसंधान करके देखे। तो यह निरीक्षण के बाद
फिर वे अपने गणितीय आधार की प्रक्रिया में आवश्यक हेरफेर करते थे और फिर कालगणना, समय गणना या ग्रहों की गति आगे चलते रहती थी। अब ये जब चल रहा था तो इस प्रयोजन के हेतु हमारे खगोल शास्त्रियों को वेधशालाओं की उसके निर्माण की आवश्यकता पड़ी और उसके निर्माण की प्रत्यक्ष कार्यवाही भी शुरू हुई। अब वेधशालाओं को हम वर्तमान में जो ऑब्जर्वेटरी कहते हैं, तो ऑब्जर्वेटरी की आवश्यकता उन्होंने जब जानी तो उसका निर्माण का भी सिलसिला उन्होंने शुरू किया। तब पारंपरिक जो भारत था उसकी ये दूरवर्ती विशालता में ध्यान में आती है कि जो आधुनिक युग में अभी जो 200-300 वर्ष में जो अनुसंधान हो रहा है उसके तुलना में हमारे पारंपरिक समय में कितना प्रगति खगोल शास्त्र का उसका हम अनुमान कर सकते हैं। और इतना ही नहीं तो संपूर्ण विश्व में यहाँ के जो विद्वान हैं और उनका ये जो खगोल शास्त्रीय कार्य था या उनका जो कार्य क्षेत्र था, तो हमारे यहाँ के खगोल शास्त्रीय संपूर्ण पृथ्वी के संदर्भ में भी अध्ययन कर रहे थे। तो पूरा विश्व इनके खगोलीय कार्य को मानता था और ये खगोल शास्त्रीय पूरे विश्व का ही अध्ययन कर रहे थे करके वो केवल भारत में ही नहीं बैठते थे या केवल भारत में ही उनका निरीक्षण या ऑब्जर्वेशन चल रहा है ऐसे नहीं था। तो वो पृथ्वी के अलग अलग जगह जाकर जिनको जहाँ आवश्यकता लगती थी वहाँ वे बस जाते थे, निरीक्षण करते थे और वो अपना ज्ञान को बढ़ा रहे थे। तो खगोल ज्योतिषी के लिए अगर कोई उपयुक्त भौगोलिक स्थिति अगर कहाँ मिली है तो उनको वो यूनान में मिली थी और उन्होंने वहाँ पर वेधशालाओं का निर्माण किया और वो भूमि पर भी उनका निरीक्षण और खगोल संशोधन का जो एक है सिलसिला वहाँ पर आगे चलते रहा। इतना विश्व में अलग अलग जानने के बाद भी हमारे जो खगोल शास्त्री विश्व भर में फैले थे, फिर भी उनका जो मूल अनुसंधान का जो केंद्र था, जन्मदात्री ये भारत भूमि था, वही उनकी विद्या का एक मूल केंद्र उन्होंने स्थापित किया था। और यूनान को उन्होंने भारत का यह ज्ञान जो था वो वहाँ पर निर्यात किया था, उनको वहाँ जाकर उनको इस संदर्भ में शिक्षित किया था। अब प्राचीन वेधशालाओं के बारे में हम संक्षेप में जान लेंगे। कुछ यंत्रों का उपयोग कर खगोल का निरीक्षण करने की जो पद्धति है वो हमारे भारत में प्राचीन काल से ही आ रही है। रामायण काल में महर्षि अत्रि की तुरीय जो वेधशाला थी वो हमारे रामायण के इतिहास में अत्यंत प्रसिद्ध थी। इन वेधशालाओं के माध्यम से जो आकाशीय पिंड है उनके उन्नतांश, दिशांश, अक्षांश आदि सभी की गणना हमारे ऋषि मुनि उस समय में करते थे। आर्यभट्ट के समय आज से 1500 से अधिक वर्ष पूर्व पाटलिपुत्र यानी वर्तमान में जो हमारा पटना क्षेत्र है वहां पर ऐसी ही अवकाश संशोधन की एक वेधशाला थी और जिसका प्रयोग करके आर्यभट्ट ने कई निष्कर्ष निकाले, कई सिद्धांत रखे और उसके आधार पर कई ग्रंथों का उन्होंने लेखन भी किया था। तो अवकाश का प्रत्यक्ष निरीक्षण, ग्रहों की चाल, उदय अस्त इनकी अचूक जानकारी, उसके साथ कालगणना की प्रगल्भता, इन सब का भारत का जो इतिहास है वो कम से कम 6000 वर्ष तक के पुराना इतिहास है। ऐसे हमारे यहाँ जो प्रमाण मिलते हैं उससे हमें सिद्ध होता है। क्योंकि हमारे एक जो गांधी विचार के एक बड़े लेखक थे श्री धर्मपाल जी, उन्होंने इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द 18th सेंचुरी इस नाम का एक पुस्तक लिखा है। उसमें आधुनिक विज्ञान के आधार पर जो प्रख्यात एक खगोलज्ञ थे जॉन प्लेफेयर, उसमें उन्होंने उसका एक लेख यानी एक आर्टिकल प्रकाशित किया था। उस आर्टिकल का नाम था रिमार्क्स ऑन द एस्ट्रोनॉमी ऑफ द ब्राह्मिन्स। 1790 में यह उनका लेख प्रकाशित हुआ था और उनका लिखा हुआ लेख यह सिद्ध करता है कि आज से 6000 वर्ष से अधिक पूर्व तक भारत में खगोल का प्रचुर मात्रा में ज्ञान था। खगोल के निरीक्षण की उनके पास यंत्र सुविधा थी, वेधशालाएं थी और यहाँ की जो गणनाएं थी, यहाँ की गणनाएं संपूर्ण दुनिया में वो प्रयुक्त होती थी, मान्य होती थी।
उनके लेख का सार तो यही है कि 1667 में एम लॉ लाबेट, जो सैम देश यानी आज का जो थाईलैंड है उसके दूतावास में वे काम करते थे। वे जब थाईलैंड से वापस आए तो वे अपने साथ वहां का एक पंचांग लेके आए थे। उस समय 2 पंचांग जो भारत के मिशनरी थे उन्होंने भारत से भेजे थे। उसमें से एक जो दक्षिण भारत से थे और एक वाराणसी से थे। एक और पंचांग एमडी लिस्ले नामक एक अंग्रेज ने इंग्लैंड भेजा था जो दक्षिण भारत के नरसापुर से था। तो यह पंचांग जब उस समय एक फ्रेंच जो गणितज्ञ था उसके सामने सभी एकत्रित आए तो उसके वो कुछ गणितीय जो कैलकुलेशंस थे उसके समझ में नहीं आए। तो उसने क्या किया कि यह सब पंचांग उसने जमा करके जॉन प्लेफेयर के पास उसने भेज दिया, और जो उस समय वहां के एक रॉयल एस्ट्रोनॉमर थे। अब इन अलग अलग पंचांगों का जब अध्ययन किया तो प्लेफेयर को एक विचित्र बात ध्यान में आई कि वे जब सैम देश में थे तो सैम देश के पंचांग में जो एक यामोत्तर रेखा यानी जिसको दी मेरिडियन कहते हैं, वो जो सैम देश के पंचांग में दिया था। दी मेरिडियन का अर्थ है कि आकाश में एक उच्च काल्पनिक ऐसा बिंदु है, उसमें से निकलती हुई एक जो रेखा है, तो यह जो रेखा है यह पश्चिम में है, अपितु सैम देश इस पर स्थित नहीं है। और आश्चर्य की यही बात है कि यह जो रेखा वहां पर नमूद किया है वह बनारस के मेरिडियन से मिलती है। इसका अर्थ है कि सैम देश के पंचांग का मूलभूत स्थान भी हिंदुस्तान और उसमें भी बनारस है। अब दूसरी वह बात लिखता है कि इसमें एक आश्चर्य की और एक बात ध्यान में आई कि सभी पंचांग एक ही संवत का उल्लेख करते हैं जिसे वे कलयुग का प्रारंभ मानते हैं, और कलयुग के प्रारंभ के दिन जो नक्षत्र की स्थिति थी उसका वर्णन वे अपने अपने पंचांग में करते हैं तथा वहीं से वे काल की गणना आगे कर रहे हैं। तो उस समय की जो ग्रह की स्थिति थी ये सभी पंचांग बताते हैं। तो यह बात बड़ी विचित्र उनको लगी, क्योंकि कलयुग का प्रारंभ ईसा से 3000 वर्ष पुराना है। तो उसमें से प्लेफेयर ने क्या निष्कर्ष निकाला था कि उसने कहा कि भारत के ब्राह्मणों ने गिनती की निर्दोष और अचूक पद्धति विकसित की थी तथा ब्रह्मांड में दूर और जो पास में ग्रह है उसको आकर्षित करने के लिए कारणीभूत जो गुरुत्वाकर्षण के नियम, उन नियमों से भी वो ब्राह्मण परिचित थे। वो आगे कहता है कि ब्राह्मणों ने आकाश का निरीक्षण अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से किया था, और वो आगे यह भी कहता है कि यह निरीक्षण करने के लिए निश्चित रूप से भारत में उस समय वेधशाला उपलब्ध थी। इससे यही सिद्ध होता है कि भारत में एस्ट्रोनॉमी ईसा से 3000 वर्ष पूर्व से ही प्रगत अवस्था में थी, तथा ये जो कलयुग का जब आरंभ हुआ और उसके बाद सूर्य और चंद्र की जो उस समय की वर्णित स्थिति यह उनके वास्तविक निरीक्षण पर आधारित थी, यह भी वो कहते हैं। और हमारे दृष्टि से प्लेफेयर का यह निरीक्षण हमें क्यों महत्व का है, क्योंकि उसका यह निरीक्षण एक तटस्थ विदेशी वैज्ञानिक का है जो हमारे प्राचीन खगोल शास्त्रीय ज्ञान, खगोल शास्त्रीय अनुसंधान सबको प्रमाणित करता है। अब बनारस की वेधशाला के संदर्भ में हम जान लेंगे कि उसमें क्या लिखा है। श्री धर्मपाल जी ने अपनी इस पुस्तक में बनारस की वेधशाला के संदर्भ में लिखा है कि तत्कालीन बंगाल के जो ब्रिटिश सेना के सेनापति थे, जो बाद में ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य बने, सर रॉबर्ट बार्कर, इन्होंने 1777 में लिखे एक आर्टिकल में, एक लेख में ब्राह्मीन्स ऑब्जर्वेटरी एट बनारस, बनारस की वेधशाला, इस पर उन्होंने कुछ प्रकाश डाला था। और ये उनका जो
वेधशाला का निरीक्षण है वो 1772 में, वे कहते कि 1772 में उन्होंने वेधशाला का वो प्रत्यक्ष निरीक्षण किया था। उस समय इस वेधशाला की हालत खराब थी क्योंकि लंबे समय से उसका कोई उपयोग नहीं हुआ था। परंतु इसके बाद भी उस वेधशाला में जो यंत्र थे या जो साधन उस समय बचे थे, उनका श्री बारकर ने अत्यंत बारीकी से अध्ययन किया था। और उनके निरीक्षण में यह एक महत्वपूर्ण बात ध्यान में आई थी कि आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व यह सब साधन तैयार किए गए थे और वेधशाला का निर्माण हुआ था। अब वेधशालाओं के निर्माण के संदर्भ में अन्य क्या जानकारी है, तो मध्य एशिया में मिर्जा उलुग बेग, यह जो खगोलवेत्ता था, उसकी सहायता से एक वेधशाला बनाई गई थी जिसमें लकड़ी से बने कुछ यंत्र लगाए थे। वराहमिहिर की जो पंच सिद्धांतिका इस ग्रंथ में जो वेधशालाओं को बनाने के जो सूत्र संकेत दिए थे, उस संकेतों के आधार पर इस वेधशाला का निर्माण हुआ था और भारत में इनकी स्थापना है इसके उपरांत हुई है। दिल्ली का जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार का भी निर्माण इसी आधार पर हुआ था तथा वहां पर ग्रह तथा राशियों इनके मापन के संबंध में कुछ प्रबंध वहां पर किया था। उसके समीप ही 27 जो नक्षत्र है उनकी स्थिति जानने के लिए 27 अलग अलग ऐसे यंत्र बनाए थे जिसकी सहायता से नक्षत्रों की स्थिति वो किसी भी समय पर वहां आकी जा सकती थी। और इस विषय में जयपुर के जो तात्कालिक शासक थे राजा जयसिंह, उनकी इसमें विशेष रुचि थी। उन्होंने इस विधा के जो ग्रंथ है वो देश देशांतरों से फिर वापस मंगाए, उनका उन्होंने अनुवाद कराया और उन्होंने जब यह आवश्यक समझा कि यदि भारत का ज्योतिष शास्त्र को सही स्थिति में रखना आवश्यक है तो इसके लिए मात्र गणित की केवल पुरानी विधियां ही पर्याप्त नहीं, तो इसके लिए हमें सुनियोजित अवस्था में वेधशालाओं का स्थान स्थान पर निर्माण करना होगा और उसके आधार पर ग्रहों की जो चाल है, उदय अस्त है या पृथ्वी की सीध से संबंधित जो प्रकाश का जो तारतम्य है वो सही रीति से संभव हो सके, इसके लिए यह वेधशालाओं का निर्माण करना है। इसी प्रकार उन दिनों जो प्रचलित नवजात शिशु की जन्म कुंडली बनाने के लिए जो ग्रहों की स्थिति की आवश्यकता वहां पर लगती थी, तो वो प्रत्यक्ष ग्रह की स्थिति की समझने की प्रक्रिया के लिए वहां से जो पास थी या समीपवर्ती जो वेधशाला थी, तो उसके द्वारा जो प्रमाणित ग्रहों की स्थिति थी उसके आधार पर ही जन्मोक्षारों को सही माना जाया जाता था उस समय। और इसीलिए विविध स्थानों पर उस समय वेधशालाओं का निर्माण किया गया था और यह वेधशालाओं का निर्माण से उन्होंने आज्ञा का पत्र भी प्राप्त किया था। और सबसे पहली जो उन्होंने वेधशाला निर्माण किया था वो दिल्ली में जंतर मंतर ऐसे जिसका मूल नाम है, जिसे आज हम जंतर मंतर कहते हैं परंतु जिसका मूल नाम यंत्र मंत्र है, वहां पे बनाई गई थी। और दिल्ली के उपरांत फिर उज्जैन में भी वेधशाला बनाई गई थी। इसके पश्चात मान मंदिर में वाराणसी में एक छोटी सी वेधशाला बनी जिसमें मात्र 6 प्रधान यंत्र बनाए गए थे। जयपुर की जो वेधशाला है वह बनाने का जो कार्य 1718 में शुरू हुआ और 1718 से लेकर 1738 तक 20 वर्ष के कालावधि में उसके निर्माण का कार्य संपन्न हुआ। और यह जो वेधशाला है उसे देश की सबसे बड़ी वेधशाला हम कह सकते हैं, ऐसे उसका व्यापक स्वरूप था। और इसमें जो यंत्र लगे थे वो अन्य वेधशालाओं की तुलना में अपेक्षाकृत यहाँ पर अधिक यंत्र लगे थे और यहाँ पे जो गणकों की जो सुविधा थी वो कुछ बड़े आकार के भी बनाए गए थे। इसके साथ अब मथुरा में भी एक छोटी वेधशाला का निर्माण हुआ था, देवप्रयाग में भी एक वेधशाला का निर्माण हुआ था। अगर हम पुरातन इतिहास को अगर खोजने का प्रयास करते हैं तो 9वीं शताब्दी में राजा रतिवर्मा ने महोदयपुरा यानी दक्षिण भारत का एक नगर है, वहां पर एक वेधशाला का निर्माण किया था। कई जगह तो मजबूत मिट्टी और चूना
चूने का जो पत्थर होता था उसकी सहायता से ये ज्योतिष संस्थान बने थे। और उनका नाम जहाँ कहीं ग्रह मंत्रालय ऐसा भी दिया था, ग्रह मंत्रालय यानी ग्रहों के संदर्भ में जो अनुसंधान हो रहा है ऐसे क्षेत्र। भास्कराचार्य ने अपने सिद्धांत शिरोमणि तथा करण कौतूहल ग्रंथों में खगोल वेद के निमित्त अनेक अपने विधान उन्होंने रखे हैं, पर उनमें से छोटे बड़े यंत्र बनाने का जो विधान है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। पर उन दिनों में इन दिनों के समान जो विनिर्मित वेदशालाएं थी उसमें वक्र यंत्र, चाप यंत्र, दर्घ यंत्र, मौल यंत्र, नाड़ी यंत्र, वलय यंत्र, पट्टिकाय यंत्र, शंकु यंत्र, दिंगश यंत्र, बलभा यंत्र, वृत्त यंत्र, भित्ति यंत्र, कपाल यंत्र आदि अनेक छोटे छोटे यंत्रों का वर्णन इसमें मिलता है। निर्माणकर्ताओं ने अपने नाम को प्रख्यात करने के लिए बाद में सम्राट यंत्र, राय यंत्र, जयप्रकाश यंत्र आदि भी कुछ नाम उन्होंने रख लिए थे। परंतु ये जो कोणार्क का, उड़ीसा में जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, यह मंदिर ही नहीं तो यह वस्तुतः एक सूर्य वेदशाला है। यह हमें समझने की आवश्यकता है। सूर्य को खुली आंख से देखना अत्यंत कठिन होता है, इसलिए इसकी अंश गणना करना अति कठिन समझी जाती है। और इस समस्या को हल करने के लिए उस समय की जो तात्कालिक खगोलवेत्ताओं थी, उन मंडली ने राजा के सहयोग से कोणार्क में ऐसा एक सूर्य मंदिर बनाया जो सूर्य की उपासना के साथ सूर्य के उस समय के जो वेद थे वो वेदों के संदर्भ में संधान अनुसंधान किया करते थे। आज भी समय बताने के लिए इस सूर्य मंदिर में रथ के शिल्प के एक पहिए का उपयोग धूप घड़ी के रूप में वहां पर करते हैं, जिसको हम सनडायल या सनडायल वॉच कहते हैं। उस तरह का वो समय का वहां पर मापन होता है। तो मूलतः इससे हमें ही पता चलता है कि प्राचीन भारतीय परंपरा में हमारा खगोल विज्ञान अत्यंत प्रगत था। हमारे खगोल शास्त्री विश्व के अलग अलग क्षेत्र में जाकर उन्होंने पूर्ण विश्व का अनुसंधान किया था। उसके बाद प्रत्यक्ष निरीक्षण करने के लिए कुछ यंत्र भी बनाए और वेधशालाओं का भी निर्माण उन्होंने किया था। और गणितीय आधार पर जहां पर कम ज्यादा अधिक हो रहा था तो प्रत्यक्ष निरीक्षण करके उसमें कैसे सुधार कर जाए, ऐसे निरंतर अनुसंधान की प्रक्रिया भी उनकी चल रही थी। तो इससे एक ही बात साबित होती है कि प्राचीन काल में अत्यंत वैज्ञानिक पद्धति से, अत्यंत तर्कशुद्ध पद्धति से खगोल शास्त्रीय अनुसंधान भारत में चल रहा था। और यही हमारी एक बड़ी विरासत और धरोहर है, यह हमको समझने की आवश्यकता है। सदगुरु डॉक्टर पिल्ले जी, आपने जो वेधशालाओं के बारे में अभी हमें जानकारी दी, तो ये बात ध्यान में है कि उज्जैन में, दिल्ली में, जयपुर में और दक्षिण भारत में भी इस तुलना की, इस प्रकार की महान वेधशालाएं थी। और हमारे जो खगोल शास्त्रीय है, जो वैज्ञानिक रहे, उन्होंने बहुत बड़ा योगदान भी इसमें दिया है। तो आपकी ये बातों से हमें ये जानकारी यहाँ पर स्पष्ट हुई। मेरा अगला प्रश्न आपसे यही है कि आर्यभट्ट जी द्वारा जो उन्होंने खगोल शास्त्र के अद्भुत सिद्धांत किए, तो इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी कार्तिक जी, आर्यभट्ट का जो योगदान है खगोल शास्त्र में, जो उन्होंने अद्भुत सिद्धांत लिखे हैं, उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। इसके पहले हमें आर्यभट्ट के विषय में हमें पहले कुछ सूत्र जान लेने की आवश्यकता है। उन्होंने जो पहला हमें सिद्धांत रखा था, जो पहली बात हमें बताई थी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर वो घूमती है। गोलपाद में आर्यभट्ट ने लिखा है कि नाव में बैठा हुआ जब मनुष्य प्रवाह के साथ आगे आगे बढ़ता है तो तब वह समझता है कि ये जो अचर वृक्ष है या आजू बाजू में जो पाषाण है, पर्वत है, वो आदि उल्टी गति से जा रहे हैं। उसी प्रकार गतिमान पृथ्वी पर से जब स्थिर नक्षत्र भी उल्टी गति से जाते हुए हमें दिखाई देते हैं, ऐसा उन्होंने अनुमान करके अपने ग्रंथों में प्रतिपादित किया। तो इस प्रकार आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम यह सिद्ध किया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है और ये जो स्थिर ग्रह है
वो पृथ्वी की गति के सापेक्षता से वो विरुद्ध दिशा में घूम रहे हैं। तो एक महत्वपूर्ण सिद्धांत आर्यभट्ट ने रखा था। आर्यभट्ट का जो दूसरा योगदान है कि पृथ्वी के परिधि की गणना। आर्यभट्ट की गणना के अनुसार पृथ्वी की जो परिधि है, परिधि जिसको हम सरकमफरेंस कहते हैं, वो 39,968.0582 किलोमीटर है। जो इसका वास्तविक मान जो है वो 40,075.0167 किलोमीटर से केवल 0.2% कम है। यानी आधुनिक विज्ञान ने आधुनिक तंत्रज्ञान से जो पृथ्वी की परिधि उन्होंने गिनी है, उसके तुलना में आर्यभट्ट का जो अनुमान और गणित था वो केवल 0.2% का ही उसमें फर्क आता है। तो बिना किसी यंत्रणा, बिना किसी तंत्रज्ञान या बाह्य उपकरण के बिना आर्यभट्ट ने पृथ्वी की परिधि को नापना और अपना अनुमान रखना, ये अपने आप में हमारे खगोल शास्त्रीय ज्ञान का या हमारे ऋषि मुनियों के एक श्रेष्ठता का वह एक प्रतीक है, उदाहरण है। ये हमें समझ लेने की आवश्यकता है। अभी जो हम गणित में पाई वैल्यू जो है उसका जो हम मान का खोज करते हैं, तो बहुत बार हमें ऐसे लगता है कि पाई की वैल्यू किसी पाश्चात्य ही व्यक्ति ने वो ढूंढ के निकाली है क्या। और आर्यभट्ट के संदर्भ में अगर जाए तो आर्यभट्ट ने अपने जीवन में कभी ब्राह्मी अंकों का वैसे तो प्रयोग नहीं किया था, इसलिए पाई जो है वो उसके तो चर्चा में नहीं आ सकता है। मगर वैदिक काल से जो चली आ रही संस्कृति और परंपरा है, उसकी अगर निरंतरता रखते हुए उन्होंने जो संख्या का निरूपित करने के लिए हमारी वर्णमालाओं के अक्षरों का जो उपयोग किया है, मात्राओं जैसे जो की तालिका, जो यानी जा मिलते साइन कोसाइन, हाँ। जाओगे। हाँ, वर्णमाला के अक्षरों का उपयोग किया है। मात्राओं जैसे जा, इनकी तालिका यानी साइन कोसाइन जो होता है उसके संदर्भ में जा, कोजा, त्रिज्या ऐसे गिना जाता है। तो उनके स्मरक के रूप में उन्होंने व्यक्त किया था। अपरिमेय, इररेशनल, अपरिमेय के रूप में आर्यभट्ट ने पाई के सन्निकट पर कार्य किया था और संभवतः उन्हें इस बात का ज्ञान हो गया था कि पाई इररेशनल है। आर्यभट्टियम यानी जो गणितपाल, ये जो ग्रंथ है उसके दूसरे भाग में वे लिखते हैं, यह जो श्लोक अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसमें उन्होंने जो लिखा है उसका अर्थ है कि 100 में 4 जोड़े, उसे 8 से गुणा करें और फिर उसमें 62,000 जोड़े। इस नियम से 20,000 परिधि के एक वृत्त का व्यास ज्ञात किया जा सकता है। अभी कैलकुलेशन जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 100 में 4 जोड़े हैं, फिर उसको 8 से गुणा है, फिर उसमें 62,000 जोड़े हैं और उसको 20,000 परिधि से भागा है, तो उसकी जो वैल्यू आ रही है 3.1416, यह जो पाई की वैल्यू है, तो इसके संदर्भ में आर्यभट्ट ने पहले अपने इसमें अगर किसी परिधि को निकालना है तो वो वैल्यू कितनी होती है वो उन्होंने पहले लिख के रखा है। अब इसके अनुसार व्यास और परिधि का जो अनुपात है, यानी सरकमफरेंस का जो हमारा फॉर्मूला है, इसके अनुसार अगर व्यास और परिधि का अगर हम अनुपात देखते हैं, अगर वो आंकड़े से देखते हैं तो वह 3.1416 वही आता है जो 5 महत्वपूर्ण आंकड़ों तक बिल्कुल सटीक है आधुनिक गणित तज्ञों के अगर हम उसका तुलना करते हैं तो ये जो पाई की वैल्यू आधुनिक विज्ञान, आधुनिक गणिती जो पाश्चात्य लोगों को देते हैं, तो वह आर्यभट्ट उसके जनक है, यहाँ पर स्पष्ट होता है। अब आर्यभट्ट की जो सारणी है, जा सारणी, जिसे हम साइन टेबल कहते हैं, वास्तव में साइन और कोसाइन यह आधुनिक नाम आर्यभट्ट द्वारा जो प्रचलित पारंपरिक जो शब्द है जा और कोजा, इन शब्दों के गलत उच्चारण के, यानी इस शब्द के अपभ्रंश है, यह ध्यान में आता है।
उन्हें अरबी में जीवा, कोजीवा इन शब्दों के रूप में उच्चारित किया जाता है। और जीवा कोजीवा का जो अपभ्रंशित जो है वो अंग्रेज में साइन कोसाइन के स्वरूप में उच्चारित किया जाता है। फिर एक अरबी जामिती पाठ में लैटिन भाषा के अनुवाद के दौरान क्रेमोना के जेरार्ड द्वारा इसकी गलत व्याख्या की गई। उन्होंने जीवा के लिए अरबी शब्द जेब लिया, जिसका अर्थ है पोशाक में एक तह। तो इस तरह की भाषा की एक विकृति, अपभ्रंशित, भारत से पहले अरेबिक में गया, अरेबिक से फिर अंग्रेजी में गया। तो इस संक्रमण काल में ये अपभ्रंशित जो शब्द है उसका उच्चारण विविध भाषाओं में किया जाने लगा। और आर्यभट्ट की जो तिथि गणना है, ये तिथि गणना का इस्लामी देशों में उपयोग होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि आर्यभट्ट या हमारी जो गणना की जो विधियां है वही इस्लामी देशों ने अपनाई है। आर्यभट्ट की जो खगोलीय गणना की विधियां हैं वे अत्यंत प्रभावशाली थी। त्रिकोणमितिक तालिकाओं के साथ वे इस्लामी दुनिया में व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाती थी। आर्यभट्ट की तिथि गणना हो, पंचांग हो अथवा हिंदू तिथि पत्र हो, यह इस्लामी दुनिया को भी प्रेषित किया जाता था, जहां इनसे जलाली तिथि पत्र का आधार तैयार किया गया, जिसे 1073 में उमर खयाम सहित कुछ जो वहां के खगोलविद थे उन्होंने यह प्रस्तुत किया, जिसके एक संस्करण में जो 1925 में संशोधित हुआ था, आज ईरान और अफगानिस्तान में राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में वे प्रयोग कर रहे हैं। जलाली तिथि पत्र यानी जो इस्लामिक कालगणना है, अपनी तिथियों का आकलन वास्तविक सौर सिद्धांत के अनुसार यानी सूर्य के चाल के आधार पर करते हैं, जैसे आर्यभट्ट के प्रारंभिक सिद्धांत कैलेंडर में था उस तरह। और इस प्रकार की जो तिथि पत्र में तिथियों की जो गणना होती थी उसके लिए एक पंचांग की आवश्यकता होती थी। और भारत के खगोल विज्ञान के संदर्भ में ये जो प्रगत ज्ञान था, इनको विदेशी वैज्ञानिकों ने समय समय पर गौरव किया है। खगोल विज्ञान भारत में ही विकसित हुआ था और भारत से ही संपूर्ण विश्व में प्रसारित हुआ था। प्रसिद्ध जर्मन जो खगोल शास्त्री है कोपरनिकस, उनसे लगभग 1000 वर्ष पूर्व आर्यभट्ट ने पृथ्वी की गोल आकृति और उसे अपनी इस दूरी पर घूमने की पुष्टि कर दिया था। यानी आज भले ही श्रेय कोपरनिकस को दे रहे आधुनिक विज्ञान या पश्चिमी जो संशोधक है वो इसके प्रणेता कोपरनिकस को मानते हैं, और उसके 1000 वर्ष पूर्व आर्यभट्ट ने वो विचार हमको दिया था। उसी तरह आज आइजैक न्यूटन, जिसको आज गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का प्रणेता माना जाता है, ये आइजैक न्यूटन के 1000 वर्ष पूर्व ही ब्रह्मगुप्त ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की पुष्टि उस समय अपने ग्रंथों में करके रखी थी। यह एक अलग बात है कि किन्हीं कारणों से इन सब का श्रेय भारतीय हमारे जो खगोलविद थे उनको नहीं मिला, तो इनका संपूर्ण श्रेय पाश्चात्य वैज्ञानिकों को मिला है। फ्रांस निवासी जेकालियट भारत के विज्ञान को देखकर अपने प्रसिद्ध पुस्तक द बाइबल इन इंडिया इसमें लिखते हैं कि सब विद्या भलाइयों का जो भंडार है वह आर्यवर्त है, यानी सभी विद्याओं का भंडार आर्यवर्त है, ऐसे उन्होंने लिखा है। आर्यवर्त से ज्ञान विज्ञान को अरबों ने सीखा और अरबों के बाद यह जो ज्ञान विज्ञान था वह यूरोप में पहुंचा। इसका और एक प्रमाण हमें मिलता है। ये जो एक अंग्रेज थे मिल साहब, उन्होंने जो अपनी पुस्तक थी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इस पुस्तक के भाग 2 और पृष्ठ 107 पर वे स्पष्टता से लिखते हैं कि खलीफा हारून रशीद और अल मामून ने भारतीय ज्योतिषियों को अरबों में बुलाकर उनके जो ग्रंथ थे, वेद है, पुराण है, उपनिषद है,
उन सब ग्रंथों का उन्होंने अरबी में अनुवाद करवाया। इसके अलावा मिस्टर वेबर, इन्होंने अपने इंडियन लिटरेचर नामक एक पुस्तक में लिखा है कि आर्य ग्रीकों और अरबों के गुरु थे। आर्यभट्ट के ग्रंथ के अनुवाद कर अरबों ने उसका नाम जिज अल अर्जबर ऐसे रखा था। अल बेरूनी लिखता है कि अंकगणित शास्त्र में हिंदू जो लोग थे वो संसार के सभी जातियों से बढ़कर चढ़कर थे। किंबहुना संसार की ऐसी कोई भी जाति जब वे 1000 से अंक की गिनती नहीं जानते थे, तब भारत के ये हिंदू लोग 18 अंक तक की संख्याओं के नाम और उससे भी वे परार्ध कहकर उसकी गिनती भी करते थे और उनके गणित भी वो छुड़ाते थे। तो मूलतः भारत केवल गणित के क्षेत्र में नहीं, भारत केवल खगोल के क्षेत्र में नहीं, भारत केवल स्थापत्य के क्षेत्र में नहीं, भारत केवल धातु शास्त्र के क्षेत्र में नहीं, भारत केवल भवन निर्माण शहर निर्माण के क्षेत्र में नहीं, तो भारत करीब करीब सभी क्षेत्र में अनादिकाल से पारंपरिक काल से अत्यंत प्रगत अवस्था में थे। उनको इन सब के ज्ञान की और इनके संदर्भ में जो विधि है उसके बारे में जानकारी थी। जहाँ आवश्यक थे, जहाँ यंत्र की आवश्यकता थी, वो यंत्र का उन्होंने निर्माण किया था। वेधशाला इत्यादियों का उन्होंने निर्माण किया था और उससे यही सिद्ध होता है कि भारत का खगोल विज्ञान यह अत्यंत प्रगल्भ और अत्यंत प्रगत अवस्था में था। ये हमारी गौरवशाली परंपरा है, ये हमारी धरोहर है। इस धरोहर को हमारे पाठ्य पुस्तक क्रम में कैसे लाएं, इस धरोहर को भारत के हर नागरिक हर विद्यार्थी को कैसे सिखाया जाए। हमारे इस शास्त्र का जो श्रेय पाश्चात्य वैदिकों ने लिया, वैज्ञानिकों ने लिया है, तो उनको यह एहसास कैसे कराए कि ये आपने हमारे देश के ज्ञान को चुराकर अपने नाम पर आपने प्रसिद्ध किया है, हमारा श्रेय लिया है। और इन सब इतिहास को जग के सामने रखते हुए भारत को पुनश्च एक विश्व गुरु के पद पर लेके जाने की प्रक्रिया हमें शुरू करनी होगी। भारत ही विश्व को शांति सुख समृद्धि आनंद प्रदान कर सकता है। भारत ही यह विश्व को एक वसुधैव कुटुंबकम एक परिवार के रूप में देखकर विश्व में शांति प्रस्तावित कर सकता है। इन सभी बातों के लिए यह जो विरासत है वो सब तक पहुंचने की आवश्यकता है, ऐसे मुझे लगता है कार्तिक जी। और मैं इस समय सभी श्रोताओं को आह्वान करना चाहता हूँ कि आप भी इस कार्यक्रम से हमसे जुड़िए। आप अपना नाम, पता, शहर, फोन नंबर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस कार्य से जुड़कर इस कार्य का प्रसार करने के लिए हमसे कंधे से कंधा मिलाएं। हम सबको इस भारत को हिंदू राष्ट्र करके स्थापित करना है, इस भारत को संपूर्ण विश्व में विश्व गुरु करके स्थापित करना है। और यही हमारे धर्म के प्रति, हमारे गुरुजनों के, ऋषि मुनियों के प्रति, हमारे देवता के प्रति अत्यंत कृतज्ञता व्यक्त करने का कार्य होगा। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप हम सबसे यह कार्य करवा लें, भारत को पुनश्च विश्व गुरु बनाएं। ऐसे कहते हुए मैं मेरे वाणी को यही विराम देता हूँ। सभी को नमस्कार। सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने जो जानकारी हमें यहाँ पर दी, तो जैसे साइन टेबल हो या कोसाइन टेबल हो या पाई की वैल्यू हो, तो इसके बारे में हमने गणित में ये विषय पढ़े जरूर है, परंतु ये सभी प्रकार हमारे सनातनी वैज्ञानिकों ने, हमारे वैज्ञानिक सनातन धर्म के वैज्ञानिकों ने इसका निर्माण किया है, इसके बारे में तो हमें कहीं पढ़ाया नहीं गया है। और यही जानकारी सभी लोगों तक पहुंचाना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इन सभी बातों को आज हिंदुओं से कहीं तो छुपाया गया है। तो आज हम सभी का यह दायित्व है कि हम सभी लोगों तक सच्चाई क्या है और सनातन धर्म की वैज्ञानिक परंपरा कितनी श्रेष्ठ है, ये अन्य लोगों तक भी ये पहुंचाए। सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी के माध्यम से हमें ये इतनी महत्वपूर्ण जानकारी मिल पाई, इसलिए हम सभी आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। मेरा सभी दर्शकों से यह आह्वान है, आप ये जो मालिका यहाँ पर देख रहे हैं धर्म विज्ञान की, इसे अन्य लोगों तक पहुंचाने का अवश्य प्रयास कीजिए और इस धर्म कार्य में, राष्ट्र कार्य में आप भी योगदान दें। भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से आज का
धर्म विज्ञान का यह कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ, ऐसे मैं घोषित करता हूँ। नमस्कार।